स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप लोग भी अपने जीवन में ऑडिटर बनेंगे और ऑडिटर बनने पे बात नहीं बनती, मेन है काम आना चाहिए, जिसका मतलब क्या हुआ, आपकी अपॉइंटमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं 139 और हेडिंग है उसका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अगर आप कंटेंट को देखेंगे काफी बड़ा है। रीजन ये है, सेक्शन 139 के अंदर 11 सबसेक्शन है। हाउ मेनी सबसेक्शंस? 11। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू लर्न दिस एंटायर चैप्टर। ये पूरा चैप्टर, हर सेक्शन हम सब सेक्शन के साथ प्रॉपर रूल के साथ क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसे उसी रूप से याद करने वाले हैं। इतना एफर्ट हमें रेज करना है। रीजंस आर ऑब्वियस। पहले भी बताया कि जनाब ये चैप्टर आपका ऑडिटिंग सब्जेक्ट में भी है और सीए फाइनल में भी होगा। तो बेटा जी, अगर मैं इसका कंटेंट जस्ट आपको शो करूं, एक पेज में तो ये आएगा नहीं जैसे ये दिख रहा है आपको। तो देखिए, मैं तो लिख देता हूं स्टिल 2 पेज के अंदर। आप ना भी लिख पाए, लेकिन मैंने हमेशा कहा जितना आप जैसे आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और भाई जो बिल्कुल अपने नोट्स अच्छे नहीं बना पाते हैं तो ऑब्वियसली बच्चे मुझसे बात कर लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप मेरा प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो वो आपने देखना है कि अच्छा लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 139 and that deals with appointment of auditors. This section has to be done with certain rules. हम इस सेक्शन में कुछ क्या याद करने वाले हैं, रूल्स के साथ करेंगे। और ऑब्वियसली रूल्स का नाम आप जानते हो, चैप्टर का नाम क्या था, द कंपनीज ऑडिटर एंड ऑडिटर रूल्स 2014। तो वो सारे हम रूल्स के साथ ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके अंदर इस सेक्शन में कई रूल्स आएंगे, वी गोना टॉक लेटर ऑन। तो देखिए, इस सेक्शन में 11 सब सेक्शन है। आज का जो हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, मैंने इसको इस सेक्शन को कैसे ब्रेक किया है समझने के लिए, मैंने इसको कुछ कैटेगरीज में ब्रेक कर दिया 139 को। वाई? देखिए, 139 प्राइमा फेसी हमें लगता है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यस, वो बात कर रहा है अपॉइंटमेंट की, लेकिन उसके साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं। क्या है? रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जिसके ऊपर कई सबसेक्शन हम देखेंगे। तो अभी हम इस लेक्चर में एक ही चीज पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सीख लीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए लॉजिक के साथ। हम पढ़ने जा रहे हैं अपॉइंटमेंट। बेटा क्या? अपॉइंटमेंट किसकी? ऑडिटर की। कैसे पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। मैंने एक कॉलम बनाया बेसिस का। किसका बनाया बेटा? बेसिस समझ गए, कुछ हेडिंग डाल दिए। देन बनाए मैंने 3 कॉलम। आई रिपीट, कितने कॉलम बनाए? 3। ऐसे ही लेके चलना है। ये क्या लिखा है? फर्स्ट ऑडिटर। इससे आपको क्या मैसेज मिला? अरे नई नई कंपनी अगर बनी है, नई कंपनी बनी है तो स्वाभाविक है नई कंपनी अपना पहली बार क्या रखेगी, कोई ऑडिटर तो रखेगी, इसलिए फर्स्ट ऑडिटर एक कॉलम। सेकंड कॉलम है हमारा सब्सीक्वेंट ऑडिटर। कौन सा कॉलम? सब्सीक्वेंट का मतलब है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था, मैं दोबारा फिर जिक्र कर देता हूं, कई बार मैं जिक्र करते आया हूं पूरे कंपनीज एक्ट में कि ऑडिटर 2 प्रकार से होते हैं और ये हमने क्लियरली पढ़ा भी है सेक्शन 141 के अंदर। या तो होगा इंडिविजुअल या क्या होगी, फर्म। और हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे 139 सब सेक्शन 2 के अंदर। मैंने ये बताया था इंडिविजुअल को एक टेन्योर मिलती है, एक टेन्योर मिलती है कितने साल की? 5 साल लगातार आप ऑडिटर रहेंगे, 5 साल। नंबर 2, अगर आप फर्म हैं, आपको कितने टेन्योर मिलते हैं? 5 साल के 2। दैट मींस टोटल कितने साल हो गए? 10। समझना बात को। क्या एक फर्म सीधा 10 साल के लिए अपॉइंट हो सकती है ऑडिटर? नहीं। एक बार आप 5 साल अपॉइंट हो गए, फिर आपको रीअपॉइंट किया जा सकता है एक और टेन्योर 5 के लिए। इसलिए हमेशा फर्म का आंसर क्या याद रखें? 5 + 5 = 10। सीधा कभी क्या नहीं कहना 10, क्योंकि जरूरी नहीं आपको 10 मिले, क्योंकि शायद आपको ना किया जाए क्या, रीअपॉइंट। अब एक चीज और याद कीजिएगा, हमने एजीएम पढ़ा था सेक्शन 96 में और रेड विद हमने पढ़ा था सेक्शन 102। 102 से हमें पता चले थे एजीएम में 4 काम क्या होते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, जिसका कोड की मैंने आपको दिया था अड्डा। ए से था अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होती हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है और वो फिर क्या होती है, फाइनलाइज होती हैं। नंबर 2, डी से डिविडेंड डिक्लेयर होता है। डी से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, कौन से, इन प्लेस ऑफ दोज हु आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। याद कीजिएगा रोटेशन वर्ड, वो इस सेक्शन में आएगा।
नंबर 4 था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन। देखिए हम सेक्शन पढ़ेंगे 142 रेम्युनरेशन पे। किस पे पढ़ेंगे? 142 रेम्युनरेशन पे पढ़ेंगे। तो हमें पहले से पता है कि रेम्युनरेशन कहां फिक्स होता है? जर्नल मीटिंग में होता है। कौन फिक्स करते हैं? मेंबर सी। कहने का मतलब है ऑडिटर की तनख्वाह एक तरह से कह लीजिए कौन तय करेगा? मेंबर तय करेंगे। इज दैट ओके बेटा? तो ये एक बेसिक चीज जो हमने सीखी थी लेके चलनी है। लेकिन इससे क्या सीखा ये भी एजीएम हर साल होती है। क्या होती है? एजीएम हर साल होती है। लेकिन क्या हर साल ऑडिटर अपॉइंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था उसका टेन्योर क्या रहता है? 5 साल रहता है। तो दैट मीन्स एजीएम में हर साल कहने को है अड्डा कि 4 काम होते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 3, क्योंकि ऑडिटर वाला काम कब आएगा? 6ठे साल आएगा 5 के बाद। तो 5 के बाद क्या आ गया? 6th ईयर आ जाएगा। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? इसलिए प्लीज फिर समझना दोबारा से। ये फिर लिखा है मैंने, मैं एक तरह से बता रहा हूं चार्ट मैंने कैसे बनाया। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब है नई कंपनी बनी है, पहला वो नहीं है बेटा, ऑडिटर है। कहीं कुछ और सोच लो। पहला प्यार नहीं है, पहला ऑडिटर है। पहला ऑडिटर जाएगा, उसकी जगह कौन आएगा? नए आएंगे। तो क्या हुआ? क्या नाम दे दिया मैंने ये नहीं लिखा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या हुआ? 5 साल बीतेंगे, फिर 5, ऐसे कहानी चलेगी इन द मल्टीपल ऑफ 5। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये हुआ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। कौन सा कॉलम हो गया बेटा? सेकंड हो गया। एक कॉलम आप और देखेंगे, क्या लिखा है बेटा? कैजुअल वैकेंसी। और साथ में ध्यान से देख लीजिएगा, शॉर्ट में लिखा है मैंने, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। क्या लिखा है? ये शब्द एज सच क्या नहीं है? डिफाइन नहीं है। अब याद कीजिएगा, हमने जब 141 पढ़ा था और उसका हमने पढ़ा था बेटा जी सबसेक्शन 3। क्या पढ़ा था उसके अंदर? डिस्क्वालिफिकेशन थी, कुछ लोग ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। और हमने जब वो 9 क्लॉजेस पढ़ी थी, याद कीजिएगा 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए से लेके आई, जहां कोड की मैंने आपको बना के दी थी बेटा। कौन सी? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कौन है? सिस है। और ये क्या है? एक रिलेशनशिप है, रिलेटिव है, और ये होल टाइम है, 20 साल कह लो, या 20 की लिमिट है। और इस रिश्ते में कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, 10 साल वाला। क्यों? और आपने कुछ काम करने पे रोक है, बीड़ी मार। 144 याद आ गया? तो याद करो, वहीं पे 141 सब सेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था अगर डिस्क्वालिफिकेशन 141 सब सेक्शन 3 वाली बाद में हो गई तो आपको कुर्सी क्या करनी पड़ेगी? वकेट। और मैंने आपको पढ़ाया था ये जो कुर्सी खाली हुई है ये क्या कहलाएगी? कैजुअल वैकेंसी। ये क्या कहलाएगी बच्चों? कैजुअल वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी क्या है? ये टर्म क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। और वहीं पे मैंने लिख के दिया था आपको कि कैजुअल वैकेंसी हम कहां पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे 139 सब सेक्शन 8 में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिखा 139(8) दिख गया? तो पहली बात, हमने कितने कॉलम ब्रेक किए पहले समझ लो, क्योंकि चार्ट पता चलेगा कैसे बनाया तो याद होगा, समझ में अच्छा होगा। कितने कॉलम बनाए बेटा? 3। एक फर्स्ट ऑडिटर, देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर, देन कैजुअल वैकेंसी। क्या है कैजुअल वैकेंसी? डिफाइन नहीं है, लेकिन मैं सब समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अब मैंने चार्ट को फिर क्या किया, फिर गौर से देखिएगा। मैंने फर्स्ट ऑडिटर वाला जो पहला हमारा कॉलम था उसको फर्दर कितनी कैटेगरी में तोड़ दिया? 2 कैटेगरी में ब्रेक किया। आपके सामने ये बीच में देख रहे हैं, येलो डर्टी फेलो नाम कलर की लाइन दिख रही है आपको? तो मैंने फर्स्ट ऑडिटर को फर्दर कितनी कैटेगरी में ब्रेक किया बेटा? 2 कैटेगरी में। कैसे किया वो समझ लीजिए, मैंने हेडिंग दी है। अगर आप बेसिस में देखेंगे क्या हेडिंग लिखा मैंने? कंपनी। इसके अंदर क्या लिखा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी। कहने का मतलब है मैं किसके फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं? नॉर्मल कंपनी के। किसके फर्स्ट ऑडिटर की बात कर रहा हूं? नॉर्मल कंपनी। तो सर अब नॉर्मल कंपनी, अब नॉर्मल नहीं कहेंगे, उसे क्या कह देंगे? तो मैंने उसके आंसर को 2 कैटेगरी में ब्रेक किया। एक गवर्नमेंट कंपनी, एक चाहे आप अदर कंपनी कह लो या क्या कह लो, नॉन गवर्नमेंट। अगर आपको वर्ड नॉन गवर्नमेंट या अच्छा ना लगे तो सिंपल क्या वर्ड लेके चल सकते हो? कंपनी, या यूं कह लो कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इज दैट ओके किड्स? ऐसे सब्सिक्वेंट में देखो, क्या मैंने ऐसे ही किया है? यस, 2 कॉलम उसमें भी ऐसे बनाए हैं, नॉन गवर्नमेंट एंड कैजुअल वैकेंसी में देख लो मैंने कैसे कॉलम बनाए हैं, नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? सो इससे पता चलता है जब मैंने ये चार्ट बनाया, इसे ब्रेक किया है, तो मैंने काफी मेहनत करके आपके लिए चीजें क्या करने की कोशिश करी है, आसान हो। आपको 11 के 11 सेक्शंस कैसे आए, टिप्स पे आपको याद हो सके। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा। पहले क्या लिखा है मैंने यहां पे?
लेकिन साथ में एक साइन क्या है, प्लस का है। सर ये प्लस का मतलब क्या है? याद कीजिएगा, गवर्नमेंट कंपनी हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। सिंपल आंसर दें, वो कंपनी जहां सरकार का कम से कम पैसा लगा 51%, साइन है 51% और मोर, पेड अप कैपिटल। और ये वर्ड पेड अप कैपिटल नहीं लेना है, वोटिंग राइट लेने हैं, जिस कंपनी में क्या होते हैं, डीवीआर। याद आ गया? और गवर्नमेंट कंपनी में 51% की पेड अप कैपिटल किसके पास हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या जैसा मर्जी कोई कॉम्बिनेशन हो। याद आ गया? सिर्फ गवर्नमेंट। एक मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं। मैं क्या हूं बेटा? एक कंपनी हूं। मेरे कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए 20% शेयर। कितने लिए? 20% लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने लिए 10%। कितना हो गया? 30। स्टेट गवर्नमेंट होगी ना पंजाब। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उसने लिए 15%। कितना हो गया टोटल? 45 हो गया। तो ध्यान दीजिए, मेरी शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20, पंजाब गवर्नमेंट के पास 10, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 15, दैट मेक्स टोटल ऑफ 45। क्या मैं गवर्नमेंट कंपनी हूं? नो, क्योंकि कौन सी लिमिट नहीं आई? 51 की। अब सुनो, मेरे एक शेयर होल्डर और बताने जा रहा हूं। आई रिपीट, मैं अपना एक शेयर होल्डर और बताने जा रहा हूं। मेरे अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिला के कितना बना? 45। एक कोई गवर्नमेंट कंपनी है, एक कोई क्या है? मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं, एक कोई और गवर्नमेंट कंपनी है। उस गवर्नमेंट कंपनी ने मेरे 10% शेयर ले लिए। किसने ले लिए? नॉट गवर्नमेंट। किसने? गवर्नमेंट कंपनी ने मेरे ले लिए 10% शेयर। तो मुझे बताओ, क्या मैं अब गवर्नमेंट कंपनी बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने क्लियर कहा था गवर्नमेंट कंपनी तभी होती है सिर्फ गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हो, ना कि किसी गवर्नमेंट कंपनी में। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? तो अब समझ लीजिएगा, यहां पे गवर्नमेंट कंपनी प्लस का मतलब क्या है, पहले ये समझा दूं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी, ऊपर पढ़ेंगे हम ये सारे सबसेक्शन 758 मींस। पहली बात तो वही गवर्नमेंट कंपनी जो कहां पढ़ के आए थे हम, 2 क्लॉज 45 में। लेकिन समझ गए 2 क्लॉज 45 का मतलब ही क्या हो गया, कि जहां पे कम से कम कितने 51% और मोर पीयूसी किसके पास है बेटा? बेटा वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकता है, मतलब कोई भी क्या हो, कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीजी प्लस एसजी, सीजी प्लस एसजीज। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग क्लियर? कहता गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इस सेक्शन के लिए गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एक तो वही है जो 2 क्लॉज 45 में पढ़ा, लेकिन साथ में क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स। इसको भी क्या मान लेंगे हम? गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन सिर्फ कौन से सेक्शन के लिए? 139 के लिए। वैसे अगर आप याद करें, फिर दोबारा बता दूं, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में हमने ये भी पढ़ा था कि a subsidiary of government company is also what? गवर्नमेंट कंपनी। वो तो है ही, लेकिन एक अलग से चीज एंड ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि एमसीए का क्या है, एक सर्कुलर आया। व्हाट इज एमसीए? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक सर्कुलर जारी किया, और सर्कुलर वगैरह मैंने बताए थे सारे किसका हिस्सा होता है? लॉ का होता है। उन्होंने क्या कहा? एनी अदर कंपनी ओन्ड या कंट्रोल्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय व्हाट? कहता कोई और कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रही है, तो उसे भी क्या करेंगे? डीम्ड मींस मान लेंगे। कंट्रोल याद कीजिएगा, हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज किसमें? 27, जब हम सब्सिडरी होल्डिंग वगैरह पढ़ के आए थे, कि जैसे हमने कहा था किसी भी तरह से आपके पास वोटिंग राइट है, शेयर राइट्स हैं, या डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? आपका क्या है? कंट्रोल है। या कोई आपका एग्रीमेंट है जिससे आप किसी कंपनी के क्या ले रहे हैं? बिजनेस डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन। तो ये कह रहा है कोई भी कंपनी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में है? मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने गवर्नमेंट को कहा सर मैं आपसे एक एग्रीमेंट करना चाहता हूं, आप मेरे डिसीजंस लें। तो मुझे बताओ, क्या गवर्नमेंट ने मेरे अंदर कोई इक्विटी में पैसा लगाया? नहीं लगाया, 1 रुपया भी नहीं लगाया। बट स्टिल इस सेक्शन के लिए मैं क्या कहलाऊंगा? गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वो मेरे ऊपर क्या एक्सरसाइज कर रही है? कंट्रोल। क्योंकि मेरा और उसका क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया। इज दैट ओके? अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तीसरी बात एक और कही, कहता गवर्नमेंट कंपनी एज पर सेक्शन 619B ऑफ कंपनीज एक्ट, कौन सा बच्चों?
अर्स्टवाइल का मतलब है पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में एक सेक्शन होता था 619B, कहता उस सेक्शन में भी जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब है 1956 का एक्ट मर के भी आज तक क्या है, जिंदा है। कहता उसमें जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, उसको भी क्या मान लो आप। अब उसमें क्या लिखा है गौर से देखना। 619B 1956 के एक्ट में लिखा है अगर 51% पेड अप कैपिटल किसके पास है, ध्यान से देखो, या सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, एंड व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या लगा दिया, कंपनी लगा दिया बेटा साथ में। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि 20% मेरे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 10% पंजाब गवर्नमेंट के पास, 15% महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास, 45 देखा जाए 2 क्लॉज 45 के हिसाब से मैं गवर्नमेंट कंपनी नहीं हूं, लेकिन एज पर सेक्शन 619B मेरी कंपनी में 10% शेयर किसने ले रखे, किसी और गवर्नमेंट कंपनी ने। तो 45 में 10 ऐड किया, कितना बन गया 55। क्या होता है 51 से ज्यादा होता है। तो इस सेक्शन के लिए मुझे क्या मान लिया जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। तो अगला सेम यही है, चाहे स्टेट, बस ये कह लो यही कॉम्बिनेशन है, बस साथ में क्या लगा दिया वर्ड, गवर्नमेंट कंपनी के साथ यही जा रहा है, गवर्नमेंट कंपनी, या क्या लिख दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस वन और मोर कॉर्पोरेशन ऑफ व्हाट, कंपनी लिखा, क्या वर्ड लिख दिया, कॉर्पोरेशन। और कॉर्पोरेशन आप जानते हो हम डेफिनेशन पढ़ के आए थे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, बॉडी कॉर्पोरेट कहो या कॉर्पोरेशन, फर्क ये है वो किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड है। क्लियर है। तो जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके अंदर देखा जाए नो डाउट उन्होंने उसका क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा किया, ऐसा नहीं कि सारे शेयर बेच दिए, सिर्फ कितने बेचे 3%। तो 97% आज भी LIC के शेयर किसके पास हैं, सरकार के पास हैं। तो आगे नहीं है पॉइंट कॉर्पोरेशन। क्लियर। तो कहता या फिर स्टेट वे कहता 51% शेयर है ही किसके पास, वन और मोर व्हाट। तो इस सेक्शन के लिए उसे भी क्या मान लेंगे, गवर्नमेंट कंपनी। एवरीबॉडी इज दैट ओके। पहली बात ये हमने सीखी। अब कहानी स्टार्ट करते हैं इस चार्ट पे, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑडिटर, देखिए कंपनी बन गई, कहां बनी, हमने सेक्शन 7 में प्रोसीजर पढ़ा था, किस चीज का, इनकॉर्पोरेशन का, याद आया। और हमने कहा था अगर ROC सेटिस्फाइड है तो वो हमें क्या इश्यू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। साथ में हमें क्या दे देगा, सिन याद कीजिएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। याद आ गया। कंपनी बन गई, क्या कंपनी बनते सारी AGM कर लेंगे। अब याद कीजिए, इसलिए पुराना सब कुछ आना चाहिए। हमने सेक्शन 96 पढ़ा, फर्स्ट AGM करनी होती है विद इन 9 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दैट मीन्स पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसमें कितने महीने और ऐड करोगे आप, 9 महीने। उसके बाद उसमें जाके आपकी क्या होनी, AGM। अरे ऑडिटर कहां पॉइंट होना है, AGM में। तो मुझे बताओ पहला ऑडिटर लाने के लिए क्या हमें AGM का इंतजार करना चाहिए, यस और नो। द आंसर इज नो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर हम दिमाग लगाएं, बिल्कुल समझ के, जैसे पूरा लॉ मैंने प्रॉपर एक एक चीज लॉजिक के साथ आपको बता के पढ़ाने की कोशिश करी है, तो आप हर चीज को कहोगे हाँ बात बिल्कुल ठीक है, लॉ यही होना चाहिए। तो हमने सीख लिया पहला ऑडिटर कहां नहीं अपॉइंट होगा बच्चों, AGM में। क्लियर है। नई कंपनी बनी है लेकिन ऑडिटर तो लाना होगा। तो नॉर्मल कंपनी की बात कर रहा हूं, नॉर्मल मींस कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। पहली बात देखिए शुरुआत किससे हो रही है, सब सेक्शन आपकी स्क्रीन पे है 6, एंड दिस इज द स्टार सेक्शन। व्हाई, क्योंकि देखिए नॉर्मल कंपनी का ही लॉ हमें मेन पता होना चाहिए, हाँ या ना। नॉर्मल कंपनी में पहला ऑडिटर सब सेक्शन 1 में नहीं लिखा, कहां लिखा है, 6 में लिखा है। जरा ध्यान देना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर का लॉ कौन से में है, सब सेक्शन 1 में। मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं 1 2 3 4 नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, पहले 6 लिया। क्यों लिया, अरे पहले मैं बात ही किसकी करूंगा, फर्स्ट ऑडिटर। तो मैंने हमेशा कोशिश करी आपको इस तरीके से पढ़ाऊं जो चीज अच्छे ढंग से क्या है, समझ में हो। तो जनाब सब सेक्शन 6 में है, कौन है, फर्स्ट ऑडिटर है, किसका है, नॉर्मल कंपनी का, राइट। अब अपॉइंट कौन करेगा, ये तो हमने सीख लिया, AGM में ये अपॉइंट नहीं होगा। तो नेचुरल है, मेंबर्स का तो अभी कोई जिक्र है ही नहीं, क्योंकि मेंबर तो पहली बार कब मिलेंगे,
एजीएम में मिलेंगे, फर्स्ट एजीएम में, उससे पहले तो वो मिलेंगे ही नहीं। इसलिए ये जिम्मेवारी किसको दी गई है? बीओडी। बीओडी स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? बोर्ड मीटिंग। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखा एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि एग्जैक्टली लॉ में लिखा नहीं है कि यार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे तो नेचुरल है कहां अपॉइंट करेंगे? वो अपनी क्या बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग। अरे यस और नो? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब एक डायरेक्टर थोड़े हुआ, कौन हुआ? सारे हुए। तो स्वाभाविक है वो अपनी क्या बुलाएंगे? बोर्ड मीटिंग। तो नेचुरल है उसमें क्या पास करेंगे? रेजोल्यूशन। मैंने ब्रैकेट में क्या लिख के दिया? बीआर। तो अंडरस्टूड है, अगर बोर्ड मीटिंग होगी तो क्या पास होएगा? बोर्ड रेजोल्यूशन। और बोर्ड रेजोल्यूशन मैंने पहले भी सिखाया था, बिल्कुल कैसे पास होता है? जैसे ओआर, मतलब मोर देन 50% वोट्स इन फेवर वर्सेस व्हाट? अगेंस्ट। लेकिन ब्रैकेट क्यों लगाई है फिर बता दूं, लॉ ने ऐसा नहीं लिखा। मैं एक चीज और आपको खूबसूरत यहां बताने जा रहा हूं। देखो वर्ड क्या लिखा है शॉर्ट में? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स की बात नहीं कर रहा, साइंस की क्लास नहीं ले रहा हूं। आरबीसी क्या है? कि नॉलेज दे रहा हूं, मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, जगह थोड़ी कम है। इसका मतलब है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। बी का मतलब है बाय। सी का मतलब है सर्कुलेशन। सीखिएगा, दरअसल ये सेक्शन चला जाता है सीए फाइनल में अंडर सेक्शन 175। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई रिपीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है बेटा पावर्स। क्या होती हैं? और वो पावर उन्हें एक्सरसाइज करनी होती है कहां पे? बोर्ड मीटिंग में। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करनी होती है? बोर्ड मीटिंग में। क्यों सर? क्योंकि लगभग जितने भी उनके पावर्स वाले सेक्शन है उनमें साफ यही लिखा है। लेकिन कुछ सेक्शन क्या है? साइलेंट है। उन्होंने ये तो बताया है कि बोर्ड की क्या है? पावर है। ये नहीं बताया कहां एक्सरसाइज करनी है। देखिए, डायरेक्टर होते हैं बड़े बड़े आदमी, एक बैठा है सिंगापुर में, एक बैठा मलेशिया में, एक बैठा है इंडिया में, एक बैठा है चंडीगढ़ गोवा। ऐसे भी ये लोग पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये फिजिकली इकट्ठे नहीं होते। अरे हाँ है ना? तो इनको कंपनीज एक्ट ने ये कहा है इनडायरेक्टली या इंप्लाइडली, क्योंकि जहां साफ लिख दिया कि पावर एक्सरसाइज कहां करनी है? बोर्ड मीटिंग में, तो अंडरस्टूड है कहां एक्सरसाइज करनी है। लेकिन जिस सेक्शन ने नहीं कहा कहां नहीं एक्सरसाइज करनी, तो वो घर बैठे भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे याद कीजिएगा जैसे 110 सेक्शन में हमने पढ़ा था रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। इसी तरह से डायरेक्टर्स को भी एक सुविधा होती है जिसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं। क्या सर हमें ये याद करना है? मत याद कीजिए सर, ये कॉलम दोनों हम छोड़ दें, यहां पे भरना छोड़ दीजिए। तो सर फिर आपने क्यों लिख दिया? वजह ये थी बाकी कॉलम में मेरे को लॉ लिखना था, तो मैंने कहा ये भी एक्स्ट्रा बच्चों को क्या दे दो यार? नॉलेज दे दो। एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि कम से कम आपको एक वर्ड पता है। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। इसका मतलब है डायरेक्टर्स अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं कहां? जहां मर्जी वो बैठे हैं, बिना किसके? बोर्ड मीटिंग के। और इसका सेक्शन अगर मैं बताऊं, कोई लिखना भी चाहे तो सेक्शन है 175। राइट? कोई जरूरी नहीं है सच लिखना। अब देखिएगा अगला पॉइंट, स्टार लिखा है, टाइम ऑफ व्हाट? अपॉइंटमेंट। शॉर्ट में लिखा है अपॉइंटमेंट वर्ड, इतना तो समझ ही जाएंगे। बोर्ड अपॉइंट करेगा, कब अपॉइंट करेगा? कहता विद इन 30 डेज ऑफ व्हाट? इनकॉर्पोरेशन कह लो या वर्ड क्या कह लो? रजिस्ट्रेशन। नेचुरल है किसका? कंपनी का। मतलब जैसे कंपनी बनी उसके कितने दिन के अंदर ऑडिटर लेके आओ? 30 दिन में। कौन लेके आएगा? बोर्ड लेके आएगा। इज दैट ओके? अगर आप नहीं लेके आए 30 दिन में, यह तो गलत बात है। तो इफ बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट, वो किसको बताएगा? मेंबर्स को। क्योंकि कंपनी में पैसा किसका लगा? डूबेगी कंपनी तो डूबेगा कौन? भाई जिसका पैसा होता है वही डूबता है, बाकियों को कोई नहीं फर्क पड़ता। तो मेंबर्स क्या करेंगे? अब अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। कितने दिन में? अगले 90 दिन में। नेक्स्ट 90 डेज। नेक्स्ट का मतलब आपने क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? इनकॉर्पोरेशन की डेट। उसमें कितने दिन ऐड कर लो? 30। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। नहीं किया तो किसको कहेंगे? मेंबर्स को। तो मेंबर्स अगले कितने दिन में? 90 दिन में अपॉइंट करेंगे। तो नेचुरल है खड़े पैर पे क्या बुलानी पड़ेगी? जनरल मीटिंग। खड़े पैर पे जनरल मीटिंग बनानी पड़ेगी। तो हम सेक्शन 100 में पढ़ के आए थे, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। आर यू सेटिस्फाइड किड्स? जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजीएम तो करनी कब है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। यहां तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ नहीं है, कंपनी बनी है, बनते साथ 30 दिन में लाना था, नहीं लेके आया बोर्ड, तो अगले कितने दिन में लेके आओ आप?
90 दिन में। बस ये गेम याद रख लो, 30 प्लस वॉट 90। एवरीबॉडी आर यू ओके और नॉट? अब अगला प्रश्न है, सर ये पहला ऑडिटर है, सर आपने बताया था एक टेन्योर मिलता है कितने साल का? 5 साल का। तो क्या सर ये 5 साल रहेगा? नहीं रहेगा। देखिए टेन्योर क्या लिखा है, टेन्योर लिखा है टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट व्हाट एजीएम। आई रिपीट, क्या लिखा है? टिल कंक्लूजन ऑफ व्हाट फर्स्ट एजीएम। कंक्लूजन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। कंक्लूजन का मतलब होता है एंड। कहने का मतलब कई बार एजीएम क्या हो जाती है बच्चों? अडजर्न हो जाती है। एजीएम क्या हो जाती है? आपको याद होगा हमने सेक्शन 103 में क्वारम पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था क्वारम आधे घंटे के लिए नहीं होता है तो मीटिंग बाय डिफॉल्ट अडजर्न हो जाती है अगले हफ्ते, या फिर जो बोर्ड को उचित लगे। याद आ गया? तो अगर मीटिंग क्या हो गई? अडजर्न होगी, तो कब तक रहेगा ऑडिटर? टिल दैट टाइम। जैसे एक उदाहरण लो, मान लो हमने क्या लिखा है, कब तक रहेगा वो? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर बताना बेटा पहली एजीएम कब होती है? सर विद इन 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च को। तो मान लो हमने पहली एजीएम कर ली 30 अप्रैल को। कब कर ली? कर सकते हैं, हाँ 9 महीने का टाइम है, जरूर थोड़े अप्रैल हो, मई जून कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान लो ये अडजर्न होगी कौन सी डेट को? 7 मई। तो मुझे बताओ ऑडिटर रहेगा कब तक? 7 मई तक रहेगा, ना कि कब तक रहेगा? 30 अप्रैल तक। आर यू सेटिस्फाइड और नॉट? अब समझिए, मुझे बताइए क्या पहला ऑडिटर 5 साल तक अपॉइंट होता है? नो, वो रहता है पहली एजीएम के कंक्लूजन तक। ऐसा क्यों सर? अरे क्योंकि यही बताया था एजीएम में 4 काम क्या होते हैं? ऑर्डिनरी होते हैं, और उनमें से कोड की क्या है? अड्डा। ए से कौन है? ऑडिटर। पहले ऑडिटर को छोड़ दो, हमेशा ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर अपॉइंट करेंगे, एजीएम में अपॉइंट करेंगे। कितने साल के लिए अपॉइंट करेंगे बच्चों? 5 साल के लिए। बस पहला ऑडिटर क्या है? टेम्परेरी है। मतलब अपने एनालिसिस, अपने ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखें। कहीं लिखना भी हो आप लिख सकते हैं, क्या एनालिसिस, क्या ऑब्जर्वेशन आई। फर्स्ट ऑडिटर क्या है? टेम्परेरी है, 5 साल का टाइम पीरियड उसके ऊपर लगता ही नहीं है। आइए एक बार फिर से इकट्ठा करते हैं, बड़ा सिंपल सा आंसर था। 139 सेक्शन के साथ चाहिए मुझे। 139 सब सेक्शन 6। फर्स्ट ऑडिटर कौन सी कंपनी? नॉर्मल कंपनी, मींस अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा? सर बोर्ड करेगा। कब करेगा? विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नहीं किया तो अगले 90 दिन में मेंबर्स ईजीएम में करेंगे, क्योंकि बोर्ड की ड्यूटी है उन्हें बताना। ये पहला ऑडिटर 5 साल के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ फर्स्ट एजीएम रहेगा। इसलिए ये पता होना चाहिए पहली एजीएम कहां होगी? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर। तो ये हो सकता है 1 साल रही कंपनी में, 1.5 साल भी हो सकता है। सो 1.5 साल कैसे? देखिए ना, पहली बात फर्स्ट एजीएम का कहां करनी है? 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बिल्कुल 9 महीने बाद ही करी हमने। मतलब हमने करी 31 दिसंबर को। 9 महीने हो गए, तो 9 महीने ऑडिटर रह गया। 15 महीने कैसे हो सकता है? अरे कंपनी कब बनी थी? मे बी 1 अक्टूबर को। अक्टूबर से मार्च कितने हो गए? 6 महीने, और अगले 9 डाल लीजिए, कितने हो गए? 15 महीने हो गए। अरे हाँ है ना? तो दैट मीन्स इसका टाइम हो सकता है 1.5 साल हो, 1.25 साल हो। अरे ये सो नो, हो सकता है 10-12 ही महीने हो। लेकिन एक चीज तय है, कितने साल नहीं होगा? 5 साल नहीं होगा। याद हो गया? आइए अब हम आंसर क्या ले रहे हैं, एक बार गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ दीजिए, थोड़ा यूं चलते हैं। किधर जा रहे हैं हम? यहां से लिंक निकल के आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट जाएगा कौन आएगा? सब्सिक्वेंट आएगा। बस मुझे बता दो सब्सिक्वेंट कहां आएगा? एजीएम में आएगा। अगर सेकंड ऑडिटर है तो कौन सी एजीएम में आएगा? फर्स्ट एजीएम में आएगा, क्योंकि पहला ऑडिटर कहां गया? वो फर्स्ट एजीएम में गया। तो सेकंड कब आया? सेकंड फर्स्ट एजीएम में आया। थर्ड ऑडिटर कब आएगा? 6th एजीएम में आएगा। ध्यान दीजिए, थर्ड ऑडिटर कब आएगा? 6th में, क्योंकि अब ऑडिटर का टाइम कितना होगा? 5 साल। ऐसे करके हर ऑडिटर सब्सिक्वेंट कैसे आता जाएगा? 6th 6 समझे? क्यों 6 बोल रहा हूं? क्योंकि फर्स्ट में आया तो कितने साल रहा? 5। तो अगली कौन सी आई? छठी में वो जाएगा, फिर उस छठी में कोई और आएगा, तो इस तरह से वो
कहानी यूं चलती जाएगी। इज दैट ओके? देखिए, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सबसेक्शन कौन सा? 1। कौन अपॉइंट करेगा? ये तो हमें मालूम ही है, कंपनी अपॉइंट करेगी। कंपनी का मतलब ही क्या होगा? मेंबर, शेयर होल्डर करेंगे। अरे हाँ है ना? कहां करेंगे? जनरल मीटिंग में। अरे ऐसा नो। और कैसे, कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब देखो, कॉलम मैंने ठीक बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया। ये लिखा है कौन अपॉइंट करेगा, अरे हाँ है ना? कौन सा रेजोल्यूशन होगा, लिख दिया ना, राइट? इसलिए मैंने इसके भी आंसर थोड़े से ब्रैकेट में डाल के आपको बता दिए थे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? और मैंने ये बताया था ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए क्या चाहिए? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। सर अपॉइंट तो एजीएम में होता है, सर आपने यहां जीएम लिखा है, अरे है ना? तो मैंने आपको यह भी बताया था ऑर्डिनरी बिजनेस एजीएम में ये 4 काम क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, यही 4 काम अगर आप ईजीएम में कर सकते हैं, मैंने कहा था हां कर सकते हैं, बस वो काम क्या बन जाएंगे? स्पेशल। इसलिए जीएम लिखना कोई गलत नहीं है। आपकी सहायता के लिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि सेक्शन 102 पढ़ा था, अड्डा नाम की कोड की। इज दैट ओके? और देखो यहां लिख भी दिया टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, कहां लिख दिया मैंने? एजीएम। अरे ओके और नॉट? क्या मैं इसके अंदर टाइम भर सकता हूं? नहीं, क्योंकि एजीएम पहली कब होती है? 9 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सब्सिक्वेंट कब होती है बेटा? 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और आरओसी स्पेशल रीजन पे 3 महीने का क्या दे सकता है? एक्सटेंशन। और हमें 2 एजीएम के बीच में गैप भी मेंटेन करना पड़ता है बेटा, कितने दिन का? 15 महीने का। तो पुराना हमें सारा याद होना चाहिए, तो ये बड़े अच्छे से टिकेगा, नहीं तो ये हमें टिका देगा। इज दैट ओके? आगे देखिएगा, फेलियर एज टू टाइम, ये कॉलम मैंने खाली रखा है, देख रहे हैं आप? क्या रखा है? ब्लैंक। तो सर ये आपने कुछ अलग में, अलग से कुछ लिख रखा है। अरे अलग से ना, मैंने इस कॉलम का लिख दिया है, ये वाले कॉलम का, टेन्योर वाले का। देखिएगा, तो हमारा सेकंड ऑडिटर हो कब तक रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, हाँ या ना? इसका मैंने हिंदी में लिख के दिया। 6th एजीएम असल में कितने साल है? 5, क्योंकि फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट हुआ तो कितने साल रहेगा? 5 साल। फर्स्ट में तो आया है, तो 5 साल कहां होंगे? पहला साल कहां कंप्लीट होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ऐसे ही बनेगा ना भाई? इसलिए बच्चे यहां पे पागल हो जाते हैं, 6th कैसे लिख दिया जब 5 साल होता है? अरे आर यू गेटिंग? तो अब देखिएगा, एक बड़ा अच्छा प्रश्न आ जाता है। प्रश्न क्या आ जाता है? क्या ऑडिटर हम 2 साल के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते? क्या ऑडिटर हम 3 साल के लिए नहीं अपॉइंट कर सकते? क्या ऑडिटर हम हर साल नहीं अपॉइंट कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। हम बात करेंगे उसके ऊपर डिटेल में बाद में, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे सब सेक्शन, आपको क्या दिख रहा है बच्चों? 2 दिख रहा है। क्या लिखा है? टेन्योर ऑफ ऑडिटर, राइट? सो टेन्योर ऑफ ऑडिटर आपको दिख रहा है, और यहां टेन्योर में देख सकते हैं आप, अगर इंडिविजुअल है तो सिर्फ कितने दिन के लिए रहेगा? 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, दैट मीन्स लगातार। और अगर फर्म है तो क्या रहेगा? 2 टर्म मिल जाएंगी 5-5 की। इज दैट ओके? तो लॉ ने साफ ये लिखा, 1 टेन्योर ऑफ लगातार व्हाट? 5 साल। सिर्फ ये लिखा है, तो कहीं नहीं लॉ ने लिखा कि 5 साल से कम हो सकता है। तो इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या पूछ सकता है? प्रश्न। और हमारा बच्चा का क्यों नहीं हो सकता? सर ने बताया था 5 साल हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 2 साल हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है? क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है? अपॉइंटमेंट लेस देन 5 ईयर्स क्या है? इनवैलिड है। सिर्फ 5 ईयर से कम वाली अपॉइंटमेंट सिर्फ कौन सी हो सकती है? फर्स्ट ऑडिटर की। अरे है ना? अब सुना एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। अभी आपने सब सेक्शन 2 में देख लिया, एक टेन्योर होगी कितने साल की? 5 साल की। मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए हमने पहले ऑडिटर बनाए हमारे गौतम जी। किसको बनाया? गौतम जी को हमने बनाया अपना पहला ऑडिटर। वो कब तक रहे? फर्स्ट एजीएम तक रहे, फर्स्ट ऑडिटर है ना? तो हो सकता है साल का टाइम रहा हो, 8 महीने का, 12 महीने का, 14 महीने, 18 महीने, कुछ भी रहा हो। अरे है ना? अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। लेट्स से गौतम जी फर्स्ट ऑडिटर रहे 1.5 साल। कितने साल? 18 महीने, 18 मंथ्स। क्या हम इन्हें, मेरा प्रश्न सुनिए, क्या हम इन्हें पहली एजीएम में अपॉइंट कर सकते हैं दोबारा से? क्या हम इन्हें पहली एजीएम में दोबारा से अपॉइंट कर सकते हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? 5। लेकिन इससे समस्या क्या हुई?
समस्या ये हुई 1.5 साल ये पहले ऑडिटर थे और अब कितने दिन के लिए आ गए, 5 साल के लिए आ गए। हमने कहा भाई साहब आपका तो टेन्योर कितना हो गया, 6.5 साल हो गया, और अभी हमने कहा टेन्योर किससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या या मैं कहीं और भी दोबारा लिख दूंगा, इसलिए जो फर्स्ट ऑडिटर वाला टेन्योर है, कौन से वाला बेटा, वो टेन्योर सब्सिक्वेंट ऑडिटर में क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते। इज दैट ओके? वो ऐड नहीं करते। इसलिए नॉर्मली स्पीकिंग टेन्योर कितना, 5 साल। क्या 5 साल से कम हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन हां हो सकता है अगर फर्स्ट ऑडिटर है। क्या 5 साल से ज्यादा हो सकता है, हां हो सकता है अगर फर्म है, 5-5 के 2 मिल सकते हैं। मैंने कहा क्या 6.5 नहीं हो सकता, मैंने कहा हां हो सकता है 6.5। एक सिचुएशन, जो पहला ऑडिटर था उसको आपने सब्सिक्वेंट बना दिया। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये है खतरनाक एनालिसिस या प्रश्न जिनका हमें ध्यान रखना है। और टेंशन मत लीजिएगा, हर चीज मैंने यहां हिंदी में लिख के दे रखी है, और देखिए ये लिख के भी दे दिया है, यहां देख लीजिए चाहे। पॉइंट्स टू बी नोटेड में, फर्स्ट ऑडिटर कैन बी सब्सिक्वेंट ऑडिटर, टेन्योर ऑफ फर्स्ट वॉन्ट बी कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग व्हाट 5 years। तो फर्स्ट ही सब्सिक्वेंट हो सकता है और फर्स्ट वाला टेन्योर सब्सिक्वेंट वाले में ऐड नहीं करेंगे। आप अपने जहन में शांति से सोचिए, क्या सब सेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर, क्या सब सेक्शन 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर आपको टिका अच्छे से? यस भाई, फर्स्ट वाला बोर्ड ने अपॉइंट किया, ये तो कहां होगा, जीएम में होगा। अरे बोर्ड है तो बोर्ड मीटिंग बीआर होगा। अरे ये अंडरस्टूड है, ऑर्डिनरी बिजनेस है, ओआर होगा, एजीएम में होगा। अगर उस कितने दिन था वहां पे, वहां 30 दिन था, यहां तो सिंपल एजीएम वाली बात है। नहीं किया तो अगले 90 दिन में मेंबर्स ईजीएम में करेंगे, राइट। यहां तो आपने एजीएम में करना ही करना है। कब तक रहेगा, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और वो कब तक रहेगा, उसका टेन्योर दिया 139(2) में 5 साल है, इसलिए आंसर क्या निकल गया, टिल कंक्लूजन ऑफ 6th। भूलिएगा मत, हर जगह वर्ड क्या है, कंक्लूजन है। तो अडजर्न हो गई तो टाइम आगे ही जाएगा। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? टाइम आगे ही जाएगा। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और शेयर कर देता हूं। देखो सब सेक्शन 10 देखो क्या हुआ, फेलियर बाय कंपनी टू अपॉइंट और व्हाट रीअपॉइंट ऑडिटर इन एजीएम। जैसे मान लीजिए सब्सिक्वेंट ऑडिटर आप बने, बताओ कितने साल के लिए बने सर, 5 साल। 5 साल बाद तो आप बाहर जाओगे। हुआ क्या, जिस एजीएम में आपने बाहर जाना था, कंपनी को क्या करना था, नया लाना था, कंपनी लाई ही नहीं नया। अरे है ना, कंपनी किसी को लेके ही नहीं आई। कर क्या सकती थी कंपनी, अगर आप फर्म हो तो आपको क्या कर सकती थी बच्चों, सर ये अपॉइंट कर सकती थी, आपको भी नहीं किया। पर्सन कंपनी के किसके बिना हो गई, ऑडिटर के बिना हो गई, नहीं होगी, क्योंकि सब सेक्शन 10 ने क्या कहा, एग्जिस्टिंग ऑडिटर टू। तो इससे भी क्या सीखा, क्या टेन्योर 5 साल से ज्यादा हो सकता, हाँ एक सिचुएशन और है, हो सकता है अगर टेन्योर खत्म होने पे आपने किसी और को अपॉइंट नहीं किया, या उसे अगर फर्म है तो रीअपॉइंट नहीं किया, तो वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्या रहेगा, कंटिन्यू। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग मी और नॉट? चलिए साहब, कहानी आगे बढ़ती है। अब हम चलेंगे बच्चों, आंसर को पिक करेंगे अब हम किसके हिसाब से, गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से, फर्स्ट ऑडिटर। और देखिएगा उसका सबसेक्शन क्या है, 7 है। और गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिक्वेंट ऑडिटर का सबसेक्शन क्या है, 5 है। मतलब 7 के बाद 8 नहीं है, 5 है। क्लियर है? 6 तो हो नहीं सकता, वो तो इधर आ गया। क्लियर? और मैं चाहूंगा ये सारी चीजें आपको कैसे याद हो, एग्जैक्टली सब सेक्शन मेरे को टिप्स पे चाहिए, ताकि आप इस चैप्टर में से बड़े तगड़े नंबर क्या करें, स्कोर करें। इसका एडवांटेज तो आप लेके चलिए, बार बार ये बता रहा हूं, ऑडिटिंग के सब्जेक्ट में भी तो है भाई। तो देखिए, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, जब हम सेक्शन 125 पढ़ रहे थे, 125 चैप्टर नंबर 8 इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और साथ में थी अथॉरिटी। और 132 चैप्टर नंबर 9 में थी नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। हर सरकारी अथॉरिटी को क्या बनाने पड़ते हैं, अकाउंट्स। तो मैंने आपको समझाया था, उनका अकाउंट्स बनाने का तरीका कौन बताता है, सीएजी बताता है। व्हाट इज सीएजी, थोड़ा याद होगा आपको, बाकी हम डिटेल में भी इसके ऊपर बात करेंगे। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, शॉर्ट में लिखा है सीएजी। कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं C&AG,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर? क्योंकि सीएजी कौन है? एक अथॉरिटी है। हर सरकारी विभाग मींस डिपार्टमेंट हो, कंपनी के लिए हो, अकाउंट्स बनाने का तरीका भी वो बताता है और वही क्या करता है? ऑडिट करता है और ऑडिट करके क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है सीएजी। दरअसल सर तो ऑडिटिंग का काम सीएजी करता क्या? नहीं, इन्होंने भी अपने पैनल पे क्या रखे होते हैं? सीए रखे होते हैं। तो कहने का मतलब ये सरकारी एक डिपार्टमेंट है, लेकिन ये आगे अपने पैनल पे क्या रख लेते हैं? सीए। लेकिन वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाएगा? सीएजी। तो इसलिए इनका ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? सीएजी। क्योंकि जैसे मैंने कहा इन्होंने किसको रखा होता है? सीए को अपने पैनल पे, पैनल को या इम्पैनलमेंट को, जिसका मतलब है अपने साथ क्या किए होते हैं? जोड़े होते हैं, एसोसिएट कह लो यार। क्लियर है? मतलब आप जैसे जीवन में सीए बन जाओगे, अब आप ऑडिटर बनना चाहते हो तो आप सीएजी के पास अप्लाई कर सकते हो, सर मेरे को कहां रख लो? अपने पैनल पे। तो जहां उनको ऑडिट करवाना होगा आपको भेज देंगे। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग? इसलिए ये वर्ड गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको आना चाहिए। दो जगह हमने पढ़ा था 125, 132, इसलिए मैंने रिकॉल वैल्यू दे दी, अपनी कॉपी में देख लीजिएगा। सो गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा? सबसेक्शन 7 में फर्स्ट ऑडिटर सीएजी करेगा। अब मुझे बताओ सीएजी को सपना आएगा कि ऑडिटर अपॉइंट करना? इसलिए जिम्मेवारी डाल दी गई कंपनी के ऊपर। क्योंकि मान लो मैं एक नॉर्मल कंपनी हूं, अब मेरे शेयर सरकार मिला जुला के पहले 45% थे, अब हो गए 55, तो सीएजी को भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बन गया? गवर्नमेंट कंपनी। इसलिए ड्यूटी किसके ऊपर डाली गई है? कंपनी के ऊपर ही। आप इन्फॉर्म करो किसको? गवर्नमेंट को भी और किसको? सीएजी को। क्या इन्फॉर्म करो? हेलो मेरे को दो क्या? ऑडिटर। देगा कौन? सीएजी। बताना गवर्नमेंट को भी है। तो सीएजी है तो कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है क्या? नहीं। कोई जनरल मीटिंग हो रही है क्या? नहीं। इसलिए अगर आप बेसिस में देखें क्या था हेडिंग? कोई रेजोल्यूशन तो आएगा ही नहीं यहां पे। हाँ समय है, जैसे यहां था 30 दिन, यहां कितना है? 60 डेज। टिक किया, टिक का मतलब ये लाइन सेम। ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जिस दिन कंपनी बन गई उसके कितने दिन में? 60। सर ये तो गलत है, नॉर्मल कंपनी में ऑडिटर कितने दिन में लाना था? 30। सर यहां 60 दिन ज्यादा क्यों? अरे अपना दिमाग लगाओ, सरकारी काम आज तक अभी टाइम पे हुए हैं? सरकार लॉ हमेशा किसके लिए बनाती है? दूसरों के लिए। अपने लिए तो लॉ बड़ा क्या बनाती है? इजी। इसलिए क्या बनाया? 60 दिन। सरकार कहती है आप समझो, हम तो वैसे निकम्मे। अरे आर यू गेटिंग और नॉट? ऐसा मैं दिमाग में लेके चलता हूं तो मेरे को आंसर कभी भूलता नहीं है। किस चीज से रिलेटेड? टाइम पीरियड। क्योंकि इसमें दिमाग लगाए 60 क्यों? आर यू ओके? यहां देखो, अगर बोर्ड ने 30 दिन में नहीं अपॉइंट किया था तो उन्होंने किसको बताया था? मेंबर्स को, जिन्होंने अगले 90 दिन में कहां अपॉइंट किया था? ईजीएम में। यहां आंसर देखिए, कहता अगर सीएजी फेल्स टू अपॉइंट तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट कितने दिन में? 30। तो कितने बन गए टोटल? 90। लेकिन मान लो अगर बोर्ड ने भी नहीं अपॉइंट किया, इफ बोर्ड फेल्स टू इन्फॉर्म मेंबर्स हु टू अपॉइंट विद इन व्हाट? नेक्स्ट 60 डेज। कहां पे? ईजीएम। प्रॉब्लम क्या आ गई? ये ईजीएम वाला भी 90 लिख देते, लेकिन क्या लिखा? हमारे लिए कंफ्यूजन कर दी। इसलिए मैं पता दिमाग में कैसे चार्ट बनाता हूं अपने दिमाग में। यहां गेम रखता हूं मैं 30-90 कि नॉर्मल कंपनी में बोर्ड अपॉइंट करेगा 30 दिन में इनकॉर्पोरेशन के, वरना नेक्स्ट 90 दिन में ईजीएम में मेंबर्स। गवर्नमेंट कंपनी में 60 दिन सीएजी के, अगले 30 दिन बोर्ड के, 90 हो गए हैं यहां पे, और अगले 60 किसके? मेंबर्स के ईजीएम। तो दैट मींस व्हाट टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 150 डेज। एवरीबॉडी थोड़ा थोड़ा दिमाग चल रहा है, टिक जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये इस तरह से चार्ट बनाया, इजी हो। आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैंने 1 पढ़ाया होता उसके बाद 6 पढ़ाया होता तो आपका आंसर हो जाता 12। बच जाते ना हमारा दिमाग खराब हो जाता, पागल हो जाते अपन। अरे ये सो नो। तो मेरा काम है थोड़ा कोशिश करना कि मैं आपके लिए चीजें आसान कर सकूं। होप सो। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर है कौन सी कंपनी? वही गवर्नमेंट। सब्सिक्वेंट में भी देखिएगा, पहली बात तो सबसेक्शन क्या आ गया? 5 आ गया। एक चीज तो हमें क्लैरिटी हो चुकी है कि यहां अपॉइंट करेगा ही कौन? सेम सीएजी। क्लियर है? तो कोई मीटिंग तो होनी नहीं, इसलिए आंसर नील। लेकिन प्रश्न है, जब पहला ऑडिटर था आप कितने दिन में लेके आए थे? 60 दिन में ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, नॉर्मल कंपनी में क्या था? एजीएम में आएगा। हाँ या ना? यहां तो एजीएम का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अपॉइंट ही किसने करना है? सीएजी ने। इसलिए क्या लिखा? विद इन 180 डेज। कहां से? फ्रॉम स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ऐसा कहीं आपने पहले कहीं पढ़ा है? सोचो कहीं पढ़ा आपने तो बड़े अच्छे से याद हो जाएगा।
अगर आप याद करो चैप्टर नंबर 9 में बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था 137, फाइलिंग करनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आरओसी के पास कितने दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम इन फॉर्म नंबर एओसी 4 और कई कंपनियों के लिए XBRL था, राइट। और वहीं हमने पढ़ा था अगर आप ओपीसी हैं, क्योंकि वहां एजीएम होती नहीं है ओपीसी में, एक ही तो आदमी है, तो हमने कहा था आपने फाइलिंग करनी है विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बस वहां पे वर्ड क्या था, तो एक समझदार बच्चा क्या करता है, वो कहता है यार मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सेम सेक्शन 137 में ओपीसी, अरे हाँ या ना, 137 में ओपीसी था। इस तरह से 137 भी टिकता है और ये सेक्शन भी टिकता है। नाउ अगला कॉलम क्या निकला यहां पे भी, ब्लैंक। अरे ये सुनो, क्यों ब्लैंक है, अरे क्योंकि इनमें था ना, फर्स्ट ऑडिटर में था ना, अगर फेलियर हो जाए, अगर फेलियर हो जाए नॉर्मल कंपनी में ईजीएम में मेंबर्स लेके आएंगे और गवर्नमेंट कंपनी में पहले बोर्ड लेके आएगा अगले 30 दिन में, वरना नेक्स्ट 60 में ईजीएम में मेंबर्स लेके आएंगे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, जैसे यहां कुछ नहीं था। सब्सिक्वेंट में मतलब फेलियर वाला पॉइंट है ही नहीं। अब रहेगा कहां तक ये, देखो दोनों का आंसर सेम है गवर्नमेंट कंपनी का। पहला ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कहां तक रहेगा, सेम आंसर था, टिल कंक्लूजन ऑफ व्हाट, फर्स्ट एजीएम। और सब्सिक्वेंट में भी क्या है, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, टिल कंक्लूजन ऑफ व्हाट, एजीएम। एजीएम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एजीएम में कौन सा अपॉइंट होना, अपॉइंट तो किसने करना है, सीएजी ने, लेकिन टेन्योर तो बताएंगे ना। लेकिन सर आपने तो बताया था ऑडिटर कितने साल के लिए होता है, किसके लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी के केस में आंसर थोड़ा डिफरेंट है। क्या देखा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर सिर्फ कितने दिन के लिए रहेगा, आएगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के कितने दिन में, 180, लेकिन रहेगा कब तक, नेक्स्ट ईयर। सीखा क्या इससे, तो ये पता चलता है यार गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी हर साल लेके आएगा। अरे यस और नो, एवरीबॉडी आर यू गेटिंग। तो सबसेक्शन 2 किसके ऊपर लगा, सिर्फ नॉर्मल कंपनी के लिए हुआ। क्या सबसेक्शन 2 ने ऐसे लिखा था कि मैं नॉर्मल कंपनी के लिए हूं, नहीं लिखा था। लेकिन हमें क्या निकालने पड़ते हैं, इंटरप्रिटेशन हमें निकालने पड़ते हैं, एनालिसिस। क्लियर है बेटा, एवरीबॉडी आर यू गेटिंग। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी के केस में हर जगह आंसर सेम है। पहला ऑडिटर है तो रहेगा फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, सब्सिक्वेंट है तब भी कहां कब तक रहेगा, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम रहेगा, 6th नहीं आएगा। इज दैट ओके, इसको अच्छे से दिमाग में पकड़ लीजिए। आइए कहानी आगे बढ़ती है, तीसरे कॉलम में हम जाएंगे। So our third column is casual vacancy, but the question arises, ये casual vacancy होता क्या है। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा कॉस्टिंग की क्लास में, कैजुअल लीव, वो वर्कर्स को मिल जाती है, पेड लीव, सीएल मींस कैजुअल लीव, जिसका मतलब क्या है। देखिए मैं बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूं, एक्ट में क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है क्या होता है कैजुअल वैकेंसी। लेकिन अगर आप देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 141 सबसेक्शन 4 ने कहा था अगर आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन 3 वाली बाद में लगती है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो हमें एक रीजन तो बताइए कैजुअल वैकेंसी का, क्या हो गए, अब आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। एवरीबॉडी यस और नो। अब देखिए मैं यहां रीजन लिख के दिए हैं, 6 रीजन लिख के दिए हैं। 3 रीजन है डी से, 3 रीजन है आर से, चाहे कोड की बनानी हो आर डी गैलो, रीजनल डायरेक्टर 3 बार आरडी आरडी आरडी। क्लियर है। तो पहले 3 आर देख लीजिए, अगर थोड़ा स्पेस कम था तो उसी हिसाब से यूज किया, लेकिन शायद अब दिख जाए आपको। 3 आर क्या है, आर से रेजिग्नेशन, ऑडिटर रिजाइन कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 140 में। ऑडिटर को निकाला जा सकता है, ये रिमूवल, इसे भी 140 में देखेंगे। और तीसरा आर से क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो या रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एक फर्म थी जिसके पार्टनर्स थे ये 3, एक फर्म थी, कितने पार्टनर थे, ये तीनों छोड़ गए और उसकी जगह क्या आ गए, मे भी ये 4 नहीं आ गए, तो एक भी पुराना क्या नहीं बचा, तो पूरी की तरह से पूरी की पूरी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। अरे है ना, पुराना तो एक भी क्या नहीं बचा, सीए नहीं बचा, इसलिए इसे भी क्या कहते हैं,
कैजुअल वैकेंसी। ये थोड़ा सा मैंने इसका डिटेल भी लिख दिया, इधर थोड़ा देखें आप। इसका मतलब है ऑल ओल्ड पार्टनर्स छोड़ गए और नए आ गए, इसे भी कहते हैं हम कैजुअल वैकेंसी। इसका मतलब क्या है, देखिए आर से हुई रेजिग्नेशन, गया ऑडिटर, आर से होगी रिमूवल, गया ऑडिटर, अरे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया, तब भी तो सारे ऑडिटर चले गए, तो हम कहेंगे ये कुर्सी क्या हो गई, खाली, ऑडिटर गया। वो चाहे फर्म का नाम सेम है, वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। 3 कारण है डी से, क्या हो गई डी से, डेथ, डी से क्या हो गया, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी आप जानते हैं फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है, एंड डी से ही है आपके ऊपर क्या लगी, डिस्क्वालिफिकेशन, वही 141 सबसेक्शन 3 की। एवरीबॉडी इज दिस ओके? आर डी, आर फॉर रेजिग्नेशन, आर फॉर रिमूवल, आर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एंटायर फर्म, डी फॉर डेथ, डी फॉर डिसेबिलिटी, डी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। क्लियर है? कुर्सी क्या होगी, खाली। क्या ऑडिटर ने अपना टेन्योर पूरा किया? और क्या ऑडिटर ने अपना टेन्योर पूरा किया? नहीं। क्या लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा। प्रश्न है कौन लेके आएगा। देखिए पहले नॉर्मल कंपनी की बात करें, और इंटरेस्टिंग चीज है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, दोनों का सब सेक्शन क्या है, सेम है, 8। इज दैट ओके एवरीबॉडी? 8 ही है। देखिए अब सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंपनी की बात करें तो इतना तो हमने सीख ही लिया, ऑडिटर आता ही कहां है, एजीएम में। अब भैया एजीएम थोड़े होगी, वो तो बीच में मर गया या रिजाइन करके निकल गया, अरे हाँ या ना। इसलिए जैसे फर्स्ट ऑडिटर सब सेक्शन 6 में पढ़ा था, कौन लेके आया था, बोर्ड। कौन लेके आएगा, बोर्ड लेके आएगा। तो स्वाभाविक है बोर्ड क्या पास करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, कहां, बोर्ड मीटिंग में। और कितने दिन में लेके आएगा, 30 दिन के अंदर। शुक्र आंसर क्या है, सेम है। फर्स्ट ऑडिटर में भी क्या था, 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, यहां 30 दिन ऑफ क्या है, कैजुअल वैकेंसी है। अरे यस और नो, 30 दिन में लेके आओगे। लेकिन अब जबरदस्त बात है, क्या लिखा, स्टार, ये ध्यान रखना, मारे जाओगे। कहता अगर कैजुअल वैकेंसी कोज्ड ड्यू टू, सिर्फ कौन सा कारण, जबकि मैंने कारण कितने बताए, आरडी 6 कारण बताए, सिर्फ एक कारण, कौन सा कारण, रेजिग्नेशन। सुनना, आपको अगर कोई जॉब मिलती है, आपको अगर कोई ऑडिट मिलता है, तो आप कमाओगे ना। कोई इंसान कोई काम कोई भी सही व्यक्ति कोई काम छोड़ता नहीं है। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि हर आदमी को अपना घर चलाना है, खर्चे निकालने हैं, साहब क्या करें। अरे हाँ या ना। अगर कंपनी निकाल दे, रिमूवल, क्या कर सकते हैं, डेथ हो जाए, क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले ने निकाल दिया। डी से डिसेबिलिटी हो गई, क्या करें, दिमाग हिल गया, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ता है सीए बनने के बाद भी। क्योंकि चीज क्या है, आप सीए की लाइन में आए, पूरी जिंदगी पढ़ना तो पड़ेगा साहब, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, लॉ बदलेंगे, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये तो लाइन ही ऐसी आपने चूज की है, पूरी जीवन पढ़ना पड़ेगा। वैसे आज का जीवन तो हर कोर्स में ऐसा है कि रोज स्किल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, वरना सर्वाइवल कठिन है। तो जनाब, क्या कोई रिजाइन करके जाता है क्या? कोई नहीं जाता। दैट मीन्स अगर आपने रिजाइन किया है, क्यों किया होगा, लॉजिक समझना बड़ा अच्छे से। अगर ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, वॉलंटरी जा रहा है, तो पक्का उस कंपनी में भयंकर फ्रॉड होंगे, हाँ या ना। अब अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 143 में, उसे लिखना पड़ेगा किसके बारे में, फ्रॉड के बारे में। याद कीजिएगा सेक्शन 134 में जब हमने बोर्ड रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके कंटेंट्स की कोड की बनाई थी, अब्राम कूल डैडी। जब हम डैडी पढ़ रहे थे, उसमें से ए क्या था, ऑडिटर ने अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस एडवर्स रिमार्क दिए हैं, तो उसके ऊपर बोर्ड के कमेंट्स क्या है। उसी में ए में क्या था, ऑडिटर आपको रिपोर्ट करेगा अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम है। याद आया? तो पक्की बात है, ऑडिटर को बनानी है अपनी क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या लिख के देना है, फ्रॉड। लेकिन कंपनी के अफसरों ने धमकी दी, अगर बेटा देख फ्रॉड तो हम कर रहे हैं, शामिल हो जाओ। जैसे आप देखिएगा, अगर आपके 2-3 दोस्त गलत हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो आपको भी कहेंगे मर्द बन। बताओ, इस चीज से आदमी, हाँ, एक सूटा लगाने में क्या हो जाएगा तेरे को। तो आपको क्या कर दिया उस व्यक्ति ने, आपके दोस्तों ने, गलत। सेम वे जो फ्रॉडस्टर हैं, वो चाहेंगे आप भी उनके फ्रॉड में क्या हो जाओ, शामिल। वो कहेंगे एज ए ऑडिटर आपको, भाई तू भी ले ले 1-2-4 करोड़ रुपया और रिपोर्ट क्या बना दे, क्लीन। लेकिन आप अपने संस्कारों में बड़े ही क्या है, क्लीन है। आपने अपने संस्कार बड़े सही रखे हैं कि भैया मैंने काम मेरा ऑनेस्टी से करना है। तो आपने कहा भाई मैं तो गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तू नहीं बनाएगा ना, हम तेरे को मार डालेंगे।
अगर तूने रिपोर्ट में क्या लिख दिया, फ्रॉड, तो बीच का रास्ता क्या है, ऑडिटर रिजाइन करेगा। एवरीबडी आर यू गेटिंग और नॉट? तो रिजाइन करना एक बड़ा अच्छा हक दिया गया है आपको अंडर सेक्शन 140, जिसके सब सेक्शन 2 और 3 में हम इसे पढ़ेंगे, राइट? तो वो एक अच्छा हक दिया गया एग्जिट अपॉर्चुनिटी का। लेकिन आप दिमाग लगाओ, जैसे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई, किससे? रेजिग्नेशन से। नया ऑडिटर कौन लेके आया? बोर्ड। और एक करप्ट कौन थे, फ्रॉडस्टर कौन थे? बोर्ड ही तो था। तो अब वो कौन सा ऑडिटर लेके आएंगे जिसके साथ पहले ही उन्होंने सेटलमेंट करी होगी, हाँ या ना? कितना प्यारा लॉ बनाया है साहब। ये लॉ के हर पॉइंट में लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई बात ही नहीं है। टाइम पीरियड तक में लॉजिक होता है। तो कहता है अगर रेजिग्नेशन कारण है और अपॉइंटमेंट करी है ऑब्वियसली बोर्ड ने, तो कहता है ऐसा है, टू बी अप्रूव्ड। अप्रूव्ड का मतलब रेटिफाइड। रेटिफाइड मींस एक अप्रूवल लो अपॉइंटमेंट के बाद। किससे लो? मेंबर से। क्योंकि मेंबर्स अगर समझदार हैं तो वो जानते हैं पुराना गया है, नया बोर्ड ले आया है, पुराना सही रहा होगा और नया जो बोर्ड लेके आया है ये करेक्ट आदमी होगा, ये हमारा ध्यान नहीं रखेगा, ये किसका ध्यान रखेगा? बोर्ड का ही रखेगा। कितना खूबसूरत लॉ सरकार ने बना दिया कि आने वाले कितने दिन में? 3 महीने में। किस दिन? जब आपने अपॉइंट कर दिया है। क्योंकि 30 दिन में आप क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। तो आपको उसकी अप्रूवल लेनी है जिस दिन आपने अपॉइंट कर दिया उसके 3 महीने में। किससे? मेंबर से। कहां? जनरल मीटिंग में। या तो एनुअल जनरल मीटिंग आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो क्या बुलवाओ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाओ। इसलिए वर्ड मैंने क्या लिख के दिया है? जीएम। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग द लॉजिक और नॉट? और ये पॉइंट मेरे बच्चों सिर्फ कौन से पॉइंट के लिए है? डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? देखिए, कंपनीज एक्ट में टेक्निकलिटी बहुत है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। लेकिन देखिए, अगर एक बार आपने ध्यान से अगर एक्ट पढ़ा, नहीं भी याद हो रहा, दोबारा आप रिवाइज करेंगे, आप बड़े अच्छे से उसे मैनेज कर पाएंगे, प्रोवाइडेड हर चीज को आप क्या कर रहे हो, इस तरह से लिंक करते हुए। देन यू कैन रियली हैंडल द थिंग्स। क्लियर है बच्चा? तो अब आ गया, कौन आ गया? नया ऑडिटर आ गया। कब तक रहेगा? सिर्फ लंबी देर नहीं रहेगा, टिल कंक्लूजन ऑफ व्हाट? दैट मीन्स नेक्स्ट एजीएम में जाएगा। अब नया कौन लेके आएगा? मेंबर लेके आएंगे। कितने साल के लिए? 5। तो हमने क्या सीखा? कैजुअल वैकेंसी जब फिल होगी, जो ऑडिटर आएगा कितने साल के लिए नहीं आएगा? 5 साल के लिए नहीं आएगा। और एक चीज हर पॉइंट में क्लियर है, क्या वर्ड है? कंक्लूजन है। आर यू सेटिस्फाइड? तो हमने देखा नॉर्मल कंपनी में सब सेक्शन 8 है, दूसरी में भी 8 है। गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी के कारण 6 पढ़ लिया, आरडी हो गया। तो जैसे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, नया ऑडिटर कौन लेके आएगा? बोर्ड लेके आएगा। कितने दिन में लाएगा? 30 दिन के भीतर लाएगा। और ये ऑडिटर कब तक रहेगा? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। लेकिन अगर रेजिग्नेशन वजह है तो आपको 3 महीने में जनरल मीटिंग में मेंबर से उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं रेटिफाई करवाना। सब्सिक्वेंट अप्रूवल को कहते हैं रेटिफिकेशन। सब्सिक्वेंट मींस बाद में। तो बच्चों, अब कहानी आ रही है किसकी? गवर्नमेंट कंपनी की। तो गवर्नमेंट कंपनी में वैसे भी जो ऑडिटर आता था, कौन लेके आता था? सीएजी लाता था। कब लेके आता था? विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब तक रहता था? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो अब अगर ये भी आरडी हो गया गवर्नमेंट कंपनी वाला, गवर्नमेंट कंपनी में आंसर हर जगह सेम है। क्या आया? सीएजी लेके आएगा। कितने दिन में? 30 दिन में लेके आएगा। क्या 30 दिन पहले कहीं सीएजी का था? ध्यान दीजिएगा, सीएजी का 30 दिन नहीं था। सीएजी फर्स्ट ऑडिटर लेके आ रहा था। सीएजी 60 दिन में लेके आया था। लेकिन आंसर यहां से अगर आप देख लें, कैजुअल है ना, तो कैजुअल में दोनों का आंसर क्या हो गया? सेम हो गया। लेकिन अगर सीएजी नहीं लेके आया तो कौन लेके आएगा? बोर्ड लेके आएगा। अगले कितने दिन में? 30 दिन में। क्या इससे पहले भी कहीं सीएजी वाला बोर्ड वाला था? हाँ, यहां था ना, ये रहा फर्स्ट में कि सीएजी लेके आएगा। 60 में नहीं लाया तो बोर्ड अगले 30 में, नहीं लाया तो मेंबर अगले 60 दिन में। और आंसर वही है नीचे। कब तक रहेगा ये? सेम आंसर। टिक लिखा है, टिक का मतलब इधर वाली लाइन सेम है। कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। तो यहां तक मेरे बच्चों, इस चार्ट को हमें चट कर जाना है। यह है चार्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है। आइए एक बार कोशिश करते हैं हमें याद हो। क्या पढ़ रहे हैं? 139 क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है। कितने सब सेक्शन है? 11 है। 11 नहीं पढ़े हमने बनाए 3 कॉलम। वैसे याद कीजिए जैसे हमने कॉलमों की सेटिंग बताई। फर्स्ट ऑडिटर,
सब्सिक्वेंट कैजुअल वैकेंसी, फिर फर्दर बाइफर्केशन नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट। पहले नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑडिटर आया सबसेक्शन 6 में, कौन लेके आया? बोर्ड लेके आया। कंपनी बनने के 30 दिन में लेके आया? नहीं, 30 दिन है, यस, नहीं लाया तो अगले 90 दिन में ईजीएम में मेंबर्स लाएंगे और ये रहेगा टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। और इसके बाद लगता है सबसेक्शन 1, जहां सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएंगे। नेचुरल है, कहां आएंगे? फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में जाएगा, सब्सिक्वेंट उसमें आएगा और ये रहेगा 5 साल। इसलिए हमने कहा इसका टेन्योर क्या रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th। और अंडरस्टूड इसे अपॉइंट कौन कर रहा है? कंपनी मींस मेंबर्स, जो कि एजीएम में क्या है? ऑर्डिनरी बिजनेस है, राइट। अब आगे गवर्नमेंट कंपनी की बात, तो फर्स्ट ऑडिटर था उनका सबसेक्शन 7 में और सब्सिक्वेंट का है सबसेक्शन 5 में है। दोनों में चीज कॉमन है, सीएजी लेके आएगा। यहां कोई मीटिंग का रौला नहीं है, कोई रेजोल्यूशन का रौला नहीं है। फर्स्ट में वो लेके आएगा, उनके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, 60 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है? 60 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन वो नहीं लेके आए तो बोर्ड अगले 30 में, वो नहीं लेके आए तो मेंबर्स ईजीएम में अगले 60 प्लस 30 प्लस 60। कब तक रहेगा? फर्स्ट एजीएम तक। और अगर हम सब्सिक्वेंट की बात करें, सीएजी लेके आएगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन में और ये रहेगा टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। कोई मीटिंग का यहां रोला नहीं है। कैजुअल वैकेंसी दोनों में सेम है, सबसेक्शन 8 है। रीजन है आरडी, आर में आ गया, रेजिग्नेशन आ गया, रिमूवल आ गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटायर फर्म हो गया या रिकंस्ट्रक्शन कह लें, डी से डेथ, डिसेबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। तो इस केस में ये वैकेंसी क्रिएट हुई, फिल करेगा नॉर्मल कंपनी में बोर्ड, उधर सीएजी। आंसर दोनों में सेम है, 30 दिन। लेकिन अगर रेजिग्नेशन वजह है तो अगले 3 महीने में रेटिफाई करवाओ जीएम में। और अगर सीएजी गवर्नमेंट कंपनी है 30 दिन में नहीं लेके आया तो बोर्ड लेके आएगा अगले कितने में? 30 दिन में। यहां पे भी देखिए, चाहे आप वही जैसे मैंने कहा था, इस तरह की जो चीजें हैं आपके दिमाग में जैसे टिके आप टिका सकते, राइट। स्टूडेंट्स, नाउ ये चार्ट से हम थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। दरअसल हमने क्या देखा? सबसेक्शन 1 में देखा सब्सिक्वेंट ऑडिटर। बेटा किस में देखा? सर नॉर्मल कंपनी में या नॉन गवर्नमेंट कंपनी कह लीजिए। अब देखिए, आप बच्चे भी क्या बनेंगे? ऑडिटर। और नॉर्मली आप कहां अपॉइंट होंगे? नॉर्मल कंपनी में अपॉइंट होंगे। सर हम कैसे अपॉइंट होंगे? थोड़ा प्रोसीजर बताओ ना। अरे हाँ या ना? तो टेंशन ना लें, जो ऊपर चार्ट बनाया था सबसेक्शन 1 का बनाया था, उसी के नीचे एरो निकालना है। सबसेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर कौन सा बेटा? 3 और 4, क्योंकि मैंने नहीं कहा था कई रूल्स हम स्टडी करेंगे। रूल नंबर 3 और 4 किसका? द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 का। दरअसल यहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? प्रोसीजर, किस तरह से ऑडिटर नॉर्मल कंपनी में अपॉइंट किया जाता है। क्योंकि किससे रिलेटेड है बेटा? सबसेक्शन 1 क्या था बेटा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। प्रोसीजर किस चीज का? तरीका एंड कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो देखिए, हम एक रूल नंबर 3 पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे रूल नंबर 4। नॉर्मल आंसर है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कहता आपको पहली बात अपॉइंट करेगी ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी कहां आती है? सेक्शन 177 में। सर ये ऑडिट कमेटी क्या है? ये एक समस्या होगी। देखिए, अभी मैं बड़ा सिंपल बता रहा हूं, अगले लेक्चर में इसका मैं डिटेल करवा दूंगा, क्योंकि कहीं आपके लिए लेक्चर क्या ना हो जाए, बहुत ज्यादा हैवी डोज ना हो जाए। देखिए, आपको याद होगा हमने सीएसआर पढ़ा था 135 में। हमने कहा था सीएसआर में चाहिए 3 डायरेक्टर और एक चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी में हो तो। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में होता है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए हम पढ़ के आए थे सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। तो हमने कहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए लिस्टेड कंपनी में। हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पीयूसी 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, डीडीएल मोर देन 50 करोड़। डीडीएल क्या था? डिबेंचर डिपॉजिट लोन्स का एग्रीगेट। याद है? सेम आंसर है ऑडिट कमेटी के लिए भी। ये कमेटी बनाई जाती, जैसे बेटा याद कीजिए सीएसआर कमेटी बनी थी। अरे बेटा सीएसआर कमेटी में कौन था? बेटा डायरेक्टर्स ही होते हैं 3। ऐसे ही बेटा कुछ कंपनियों में एक बनानी पड़ती है, कौन सी कमेटी? इसके अंदर भी डायरेक्टर्स ही होते हैं। और ये किस कंपनी को बनानी पड़ती है? पहली बात, इसका सेक्शन आता है 177, सेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला आंसर है। मैं बाद में डिटेल में बात कर दूंगा, आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। और
अब क्वेश्चन, क्या ऑडिट कमेटी हर कंपनी में चाहिए? द आंसर इज नो, हर कंपनी में नहीं चाहिए, या तो लिस्टेड या जिसकी वो लिमिट्स आ रही है। तो जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होती है तो आपको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। सो दैट मीन्स ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है बेटा? मैनर एंड सिलेक्शन, एसी। ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बोर्ड में भी डायरेक्टर है, यहां पे भी कौन है? डायरेक्टर ही। नाउ देखिए, अपॉइंट करने के लिए किन किन फैक्टर्स को हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। अरे भाई ऑडिटर ला रहे हैं, दिमाग लगाइएगा, ऑडिटर कौन है? वॉचडॉग है। किस चीज का? स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसने ही तो सारे क्या निकाल के देने हैं? एरर्स। भाई ये एरर लगा, रेक्टिफाई करो। उसने ही बताने कौन कौन से लॉज का क्या नहीं हुआ, यहां कंप्लायंस, कौन से स्टैंडर्ड क्या नहीं हुए, फॉलो नहीं हुए। तो इसलिए क्या सीखा? ऑडिटर की एक अच्छी क्वालिटी वाला आप लेके आओ। तो ऑडिटर कोई पॉल्यूशन की तरह थोड़े कि चेक कर दो मशीन लगा के, लेकिन जो लॉ ने कहा, इसलिए कुछ फैक्टर्स देखिए। कहता है उसका कंसिडर कीजिए क्वालिफिकेशन एंड व्हाट? एक्सपीरियंस, तजुर्बा उसका। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग for the last more than 2 decades, so obviously I have a rich experience. That's why I can talk about what? Even the erstwhile Companies Act of 1956. I know how to handle the things. I can teach my teachings, I can change my teaching style in every class because I know I have done all the things. Same way, इसलिए बंदे का तजुर्बा क्या करता है? मैटर। नंबर 2, कंसिडर कीजिए पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज टू प्रोफेशनल व्हाट? मिसकंडक्ट। याद कीजिएगा, हमने नफरा पढ़ा था कि नफरा ही इन्वेस्टिगेशन करेगी आपके खिलाफ, वही आपके खिलाफ क्या करेगी? डिसिप्लिनरी कार्रवाई। याद आया? अब मैं बता दूं कई बच्चों को, और मैं ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग, पिछले 3 दिन में, बाई चांस की बात है तो ये वाक्य सुन लीजिए, पिछले 3 दिन में मेरे 3 स्टूडेंट्स का कॉल आया जो कि आज के दिन सीए हैं, बहुत बड़े सीए भी हैं। एक 15 साल पहले पढ़ा हुआ है, एक लगभग 8 साल पहले, एक 6-7 साल पहले पढ़ा हुआ। तीनों ने क्या किया आप सुनिए, कितना बुरा हाल है। मुझसे पढ़े तो क्या है, बहुत बच्चे पढ़े, लेकिन मुझसे कैसे पढ़े हो ये भी तो मैटर करता है ना, राइट? उन तीनों ने क्या किया? कुछ लोगों ने उनसे कंपनियां बनवाई होंगी। देखिए, एज ए सीए लोग आपसे कंपनी बनवाते हैं, आपकी एक्स्ट्रा कमाई है बड़ी अच्छी। कंपनी बनी, हर साल दुनिया भर के आपने क्या करने हैं? कंप्लायंसेस। उन नालायकों ने कई कंप्लायंस ही नहीं किए। जैसे मान लीजिए आपने एक नई कंपनी बनाई, याद होगा आपको, मैंने सेक्शन 10 ए करवाया था, वहां आईएनसी 20 से करवाया था कि एक डिक्लेरेशन देनी होती है डायरेक्टर के द्वारा, सब्सक्राइबर ने पैसे भर दिए, वो भी नहीं फाइल किए हुए, तो नेचुरल है मोटी मोटी क्या लगेंगी? पेनल्टीज। अब वो लाखों में पेनल्टीज पहुंच गई, कुछ कंप्लायंस नहीं किए। तो दिमाग लगाओ, जिन कंपनियों ने आपसे ये काम करवा रही हैं, अगर उनको अकल है तो वो आपके खिलाफ क्या करेंगी? एक मेल ही तो डालनी है, हाँ या ना? बेटा ये आपका क्या बना देगा? नफरा, पीकॉक। याद कीजिएगा, हमने नफरा से रिलेटेड पढ़ी थी पेनल्टी, इंडिविजुअल फर्म की भी एंड फर्म की, और हमने उसमें एक ग्रेट चीज ये पढ़ा था, बार आपके ऊपर एक रोक लग जाएगी, आप ऑडिट कर ही नहीं पाओगे, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 ईयर्स। याद कीजिएगा, कुछ याद आया? फाइन भी था, मिनिमम 1 लाख, 5 लाख, और मैक्सिमम भी था आपकी फीस का 3 गुना, 5 गुना। कुछ याद आया? yes, तो बेटा ये देखा जाएगा। तो इसलिए लॉ को ध्यान दीजिए, अगर आप सीए बनते हैं, आप लॉ में एक्सपर्ट होना आपका कितना जरूरी है, वरना सोचो मारे जाओगे। देन तीसरी बात, टू कॉल एडिशनल इंफॉर्मेशन। द वर्ड इज इंफॉर्मेशन, किससे? फ्रॉम प्रपोज्ड ऑडिटर बाय व्हाट? ऑडिट कमेटी या बोर्ड। आपने कुछ एडिशनल डाटा लेना है, अगले से मांग सकते हो। फोर्थ, अगर ऑडिट कमेटी है तो क्या करेगी? रिकमेंड करेगी किसको? बोर्ड को। किसका नाम? ऑडिटर का, टू बी अपॉइंटेड। सर ये क्या है? दिमाग लगाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होते हैं? सारे डायरेक्टर होते हैं, और ऑडिट कमेटी में क्या होते हैं? कुछ डायरेक्टर होते हैं। जैसे सीएसआर में कितने थे? 3। क्लियर है? तो इसलिए कुछ होते हैं, इसलिए ऑडिट कमेटी हमेशा किसके नीचे है? बोर्ड के। तो अगर ऑडिट कमेटी है, वो बनी ऑडिट के लिए है, इसलिए कौन सा ऑडिटर रखना, उसका इंटरव्यू किसने लिया होगा? ऑडिट कमेटी ने। तो अपना इंटरव्यू लेने के बाद वो क्या करेगी? बोर्ड को उसका नाम क्या करेगी? रिकमेंड करेगी। देयर आफ्टर बोर्ड किसको रिकमेंड करेगा? फर्दर किसको? मेंबर्स को। एंड व्हाट?
अरे क्योंकि अल्टीमेटली तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर सबसेक्शन 1 तभी तो बड़ा कौन अपॉइंट करता है, मेंबर्स करते हैं। कहाँ? एजे में। मेंबर्स ऐसे थोड़े अपने घर से ऑडिटर पकड़ के लेके आते हैं। हमने तो पढ़ लिया अड्डा होता है, अड्डा 4 बिजनेस पढ़े थे, ऑडिटर अपॉइंट करेंगे मेंबर। ऐसा थोड़े कि मेंबर अपने घर से निकल रहे थे, लेबर चौक से ऑडिटर उठा के चल पड़े। अरे नहीं साहब, ऑडिटर एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। प्रपोज किसने किया नाम? एसी ने। किसको? बोर्ड को। बोर्ड रिकमेंड किसको करेगा? मेंबर्स को। मेंबर को ना अच्छा लगे कोई बात नहीं। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो सिंपल आंसर क्या होगा? बोर्ड रिकमेंड करेगा ऑडिटर का नाम किसको? मेंबर्स को। अब अगला पॉइंट देखिएगा, बहुत बढ़िया। इफ बोर्ड डिसएग्रीज विद रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? ऑडिट कमेटी तो स्पेशली इसी काम के लिए बनी थी, और ऑडिट कमेटी ने मान लीजिए गौतम जी का नाम रिकमेंड किया, लेकिन किसको पसंद नहीं आया? बोर्ड को। तो दिमाग लगाओ, किसकी चलेगी? ऑडिट कमेटी की या बोर्ड की? जैसे मैंने समझाया, बोर्ड बड़ा है, ऑडिट कमेटी उसके नीचे है। तो क्या कर सकते हैं? बोर्ड रेफर बैक करेगा किसको? ऑडिट कमेटी को, स्टेटिंग व्हाट? रीजंस। वो बताएगा यार इसको मत लो, फलाना ढमकाना, जो भी रीजंस देगा। लेकिन ऑडिट कमेटी में भी जैसे कहते हैं ना लोग, कुछ फंसी नेचर के होते हैं, देसी भाषा में कह देते हैं, पंजाब की तरफ गरारी फंसा लेते हैं। ऑडिट कमेटी ने डिसाइड किया ना, हमने तो गौतम जी का नाम प्रपोज किया, हमें तो बंदा ही ये लगता है, मतलब सही ये ऑडिटर लगता है। तो ऑडिट कमेटी ने किया डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर। तो बोर्ड क्या करेगा? सेंड इट्स ऑन रिकमेंडेशन किसको? मेंबर को। क्योंकि ऑडिट कमेटी बड़ी या बोर्ड? बोर्ड बड़ा। बोर्ड कहता भाड़ में जाओ ऑडिट कमेटी तो, इसलिए एंड रिकॉर्ड रीजंस फॉर व्हाट? डिसएग्रीमेंट। तो ध्यान दीजिए, 139 सबसेक्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं? सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3। तो हमने कहा ये कार्य है एसी का, एसी नहीं है तो बोर्ड क्या है, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। बड़े नॉर्मल थे साहब, 4 पॉइंट लिख के दिए, कुछ नहीं है। उसका तजुर्बा, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। नंबर 2, कहीं उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई तो नहीं है। तीसरा, आप उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे। चौथा क्या है? अगर एसी है तो वो उसका नाम आगे बोर्ड को देगी, बोर्ड किसको रिकमेंड करेगा? मेंबर को। और अगर एसी नहीं है तो सिंपल है, बोर्ड 2 मेंबर्स। लेकिन अगर एसी है और बोर्ड को उसका नाम पसंद नहीं आया तो बोर्ड उसे रेफर बैक करेगा, किसको करेगा? एसी को। साहब हमें कोई और अच्छा ऑडिटर दीजिए, लेकिन एसी कहता है नहीं भैया हम तो नहीं देंगे। तो बोर्ड ने कहा दफा हो जाओ, हम अपनी तरफ से ही मेंबर को कोई और प्रपोज कर देंगे। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट गेट्स राइट। तो थोड़ा इजी था ये आंसर, इसलिए फटाफट थोड़ा सा करवा रहा हूं इसे। अगला हिस्सा देखिएगा। अब हमारे गौतम जी क्या बन गए? ऑडिटर बन गए, क्योंकि उनका नाम प्रपोज हो गया, मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो यहां पे अब जो गौतम जी हैं उनसे क्या लेनी पड़ेगी? रिटर्न कंसेंट। तो रूल नंबर 4 कहता है एक रिटर्न कंसेंट ऑडिटर फाइल करेगा किसके पास? कंपनी के पास। हाँ मैं बनने को तैयार हूं ऑडिटर। एंड अ सर्टिफिकेट देना होगा उससे, किस चीज का? कि वो 141(3) में जो 9 पॉइंट लिखवाए थे, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। रिटर्न कंसेंट दो, मैं 141(3) में डिस्क्वालिफाइड हूं, मेरे खिलाफ कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। चौथा, मैं ना ही डिस्क्वालिफाइड हूं इस एक्ट में, ना ही कौन से एक्ट में? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, ना ही इन दोनों एक्ट से रिलेटेड किसके? रूल्स में। जैसे 141 सबसेक्शन 3 कैसे पढ़ा था? रेड विद रूल नंबर 10 पढ़ा था। मतलब ये भी बताना, ना मैं इस एक्ट में डिस्क्वालिफाइड हूं, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, ना ही उनके रूल्स में। 5वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी? एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। क्या हम गौतम को 6 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एज पर टर्म्स ऑफ दिस एक्ट। 139(2) क्या कहता है? ऑडिटर कितने साल के लिए आ गया? 5 साल। यहां तक एक बार दोबारा देखिए, रूल 4 क्या कहता है? ऑडिटर अपॉइंट हुआ, क्या लेनी है उसकी? रिटर्न कंसेंट। वो देगा किसको? कंपनी को देगा। और एक सर्टिफिकेट, मतलब उस कंसेंट के अंदर ये लिख के देगा। कितनी चीजें दिख रही है हमें? 5 चीजें, कि वो 141(3) में डिस्क्वालिफाइड नहीं है। नंबर 2, वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है ना इस एक्ट में, ना इस एक्ट के रूल्स, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले में। नंबर 3, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। नंबर 4, ऑडिट विद इन व्हाट लिमिट्स है। याद कीजिए, ये तो सर इसी के अंदर पॉइंट आ गया 141(3) में। अरे हाँ या ना? हमने कहा था 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं हो सकता, और 20 की लिमिट में क्या नहीं लिया था? ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट एंड प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से कम है। याद आ गया? तो ये पॉइंट तो इसके अंदर ही कवर हो जाता है, राइट। देन ऑडिट अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एज पर टर्म्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अब देखिए, अब इसने दे दी रिटर्न कंसेंट ऑडिटर ने। अब कंपनी की ड्यूटी है वो इन्फॉर्म करे ऑडिटर को, किसका? सर ये क्या हो रहा है?
अरे भैया कंपनियों में काम हर कुछ कागजी कार्रवाई से होता है। आप भी तो एज ए कंपनी उसको क्या दोगे, फॉर्मल अपॉइंटमेंट का लेटर तो दोगे। ये वही है, आप इन्फॉर्म कीजिए और साथ में आपने फाइल करना है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। किसके पास? कौन फाइल करेगा? कंपनी। कितने दिन में? विद इन 15 डेज ऑफ मीटिंग। फॉर्म नंबर कौन सा? ADT 1। और आप जानते हैं आरओसी के पास कोई भी फाइलिंग होती है बेटा क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं। ADT 1 में आपको दिखा भी देता हूं। नॉर्मली उसमें क्या दिखेगा, उसके कंटेंट्स अगर आप देखेंगे, उसका नेम, एड्रेस, ईमेल, पैन, अगर फर्म है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका क्या मेंबरशिप नंबर वगैरह ये सब कुछ होता है ADT 1 में। ये मैं आपको शो भी कर देता हूं बिकॉज शायद आप देखना पसंद करेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देख रहे हैं ADT 1 लिखा है 131 9 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 4 देख रहे हैं आप। इंफॉर्मेशन टू द ROC बाय व्हाट? कंपनी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट? ऑडिटर। पहले तो देखिए कंपनी के बारे में आ गया सिन सुन, कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी, ये सब आप जानते हो, नॉर्मल सी बातें। देखिए देन कह रहा है वेदर कंपनी इज फॉलिंग अंडर कौन से सेक्शन में? 139(2). वो जो 5 साल का टेन्योर हर कंपनी में नहीं होता, पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लीजिएगा। कहीं आप ज्वाइंट ऑडिटर हैं उनका तो उनके कितने नंबर हैं ये वो। देन क्या ये ऑडिटर इंडिविजुअल है, फर्म है? देन देखिए ये आ गया ना उसका ऑडिटर का क्या गया, पैन नंबर आ गया, उसका नाम आ गया, उसका मेंबरशिप नंबर आ गया जो CA से आप ICI से आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए। आपका एड्रेस आ गया, सब कुछ आपकी डिटेल है। ये फॉर्म आपके लिए जरूरी है इसलिए बता रहा हूं, ये सब कुछ आपका है। देन ये आपका पीरियड हो गया, कितने दिन के लिए अपॉइंट हो रहे हो, नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हो गया। क्या कहीं 20 की लिमिट? देखिए हमने अलग से भी लिखा था रूल नंबर 4 में, क्योंकि रूल नंबर 4 ही तो दे रहा है ये फॉर्म। वो 20 वाली लिमिट हमें देखनी क्या थी? जरूरी थी, राइट। देन स्पेसिफाई द टेन्योर ऑफ प्रीवियस अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन द सेम कंपनी। कहता है इस कंपनी में कहीं पहले भी आप ऑडिटर बने थे, क्योंकि 5 साल के लिए जब बनते हो ना उसके बाद 5 साल का गैप लेना पड़ता है जिसे हम कह देते हैं कूलिंग पीरियड। तो हो सकता है 5 साल रहे, 5 साल गैप आया, फिर 10 साल के बाद आप फिर आ गए, तो पहले वाला भी सारा सब कुछ आप बताओ। ये वही डिटेल दे रखी है यहां पे, राइट। देन क्या आप अपॉइंट हुए AGM में? डेट वगैरह बताओ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बताओ। कहीं आप कैजुअल वैकेंसी वाले से तो नहीं आए, राइट। और कैजुअल वैकेंसी के देखो क्या पूछे गए यहां पे, रीजंस। देन देखिए कॉपी ऑफ इंटीमेशन सेंट बाय कंपनी, रिटन कंसेंट आ गया, और रेजोल्यूशन जो भी पास किया ये सब कुछ आपने क्या करके देने हैं? अटैच करके देने हैं। फिर आप जो भी है अपना डिजिटल साइन ये वो सब कुछ करके भेज देंगे, राइट किड्स। एक हल्का सा मैं मिनट और लूंगा, ये मैं मेरी बुक में पहुंच गया हूं। जैसे अगर आप यहां देखें, एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं साथ में ही। ये सब सेक्शन 6 में आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे हैं ये 2 एग्जाम्पल। देखिए कहता है यूनिकॉर्न एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। 2 जून को बनी है। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हेल्ड बोर्ड मीटिंग ऑन 15 जून। याद कीजिए हमने कहा था फर्स्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट करना होता विद इन 30 डेज, राइट। टू अपॉइंट ये ऑडिटर हैं, एज फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं 5 साल के लिए। क्या 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि टेन्योर क्या रहेगा? टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। हाँ टाइम पीरियड ओके है, क्योंकि 30 दिन होता है, उसमें हमें ओके दिख रहा है, राइट। स्टेट द वैलिडिटी ऑफ अफोर्डसेड सिचुएशन, तो हम क्या कहेंगे साहब? इनवैलिड है, राइट। दैट इज ऑप्शन नंबर ए लग गया, इनवैलिड हो गया, क्लियर है। आगे क्या लिखा है? बी इफ द बोर्ड, ये तो वैसे ही एक्स्ट्रा लिख दिया कि अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट करेगा तो कौन अपॉइंट करेंगे? मेंबर्स आपको बताया था AGM में करेंगे, अगले कितने दिन में? 90 डेज में। एक और एग्जाम्पल देखिए, MD है और किसके हैं? पब्लिक कंपनी के हैं। वो खुद ही अपने आप को क्या अपॉइंट करना चाहते हैं? गणपति साहब हैं, ये अपने आप को ऑडिटर बनाना चाहते हैं, MD साहब। तो याद कीजिएगा हमने 141 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, कंपनी का ऑफिसर कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता। और ऑफिसर का फॉर्मूला मैंने दिया था डायरेक्टर प्लस KMP, और ये मैनेजिंग डायरेक्टर किसके अंदर आता है? KMP में। तो वो तो वैसे ही बन नहीं सकता, कैन नॉट अपॉइंट, वो अपने आप को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां रीजन क्या है? 141 सबसेक्शन 3
और उसकी क्लॉज नंबर एग्जैक्टली कहें तो क्या लग गई, बी क्लॉज लग गई, राइट बेटा। तो ये फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते थे, आप नहीं बन सकते, तो यहां हम इसे समाप्त करते हैं। विल कंटिन्यू विद द सेम कॉन्सेप्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।